देखिए, हम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल का ये मॉलिक्यूल CH2 ये कार्बन से भी जुड़ा है OH और ये दूसरा कार्बन से भी जुड़ा है OH। तो 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन को ही कहा जाता है। इस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इथिलीन ग्लाइकॉल इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है। तो ये एक स्पेशल केस है, इसका हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन इस तरह से बना दिए हम लोग। पहला का फ्रंट कार्बन पे 3 ग्रुप, पहला कार्बन है हमारा ये, और ये हो गया दूसरा कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये दूसरा कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा है OH, ये OH और 2 हाइड्रोजन। तो फर्स्ट कार्बन से जोड़ देना है 2 हाइड्रोजन को और 1 OH को। तो 1 OH को यहाँ पे जोड़ दिया और 2 हाइड्रोजन को यहाँ पे बैठा दिए। बैक कार्बन से भी जुड़ा है 2 OH और 1 OH। तो 1 OH को जोड़ दिए यहीं पर और 2 हाइड्रोजन को यहाँ पे बैठा दिए। अब हम लोग इसका कन्फर्मर बनाएंगे। कन्फर्मर बनाने का तरीका, सबको 60 डिग्री करके रोटेट कर देंगे। इसको 60 डिग्री करके रोटेट कर देंगे तो फ्रंट कार्बन पे OH H, ये OH जो यहाँ पर था ये अब यहाँ पे आ गया है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे था, बन जाएगा यहाँ पर। ये हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा यहाँ पे। इसको और 60 डिग्री रोटेट कर देंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाएगा OH H। अब OH आ गया है यहाँ पे, हाइड्रोजन आ गया है यहाँ पे, अब हाइड्रोजन आ गया है यहाँ पे। तो इस तरह से इसको और 60 डिग्री रोटेट कर दीजिए तो फिर से यही स्ट्रक्चर बना लेंगे। फ्रंट कार्बन का ग्रुप को चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग ग्रुप को सिर्फ चेंज कर रहे हैं, बैक कार्बन के ग्रुप को चेंज कर रहे हैं। तो इसको और 60 डिग्री रोटेट कराए तो ये OH आ गया है यहाँ पे, तो ये OH हो गया यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये हमने इथिलीन ग्लाइकॉल का न्यूमैन प्रोजेक्शन के फॉर्म में इसके कुछ कन्फर्मेशंस को चेक किए। ये कन्फर्मेशन को बोल देंगे एक्लिप्स कन्फर्मेशन, ये हो जाएगा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ये हो जाएगा एक्लिप्स कन्फर्मेशन, ये हो जाएगा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताने दिए बदला जाए तब क्या बनेंगे, ये हो जाएगा इसको A मॉलिक्यूल बोलते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, इसको D बोल देते हैं। तो A है एक्लिप्स, A और D, A और C एक्लिप्स। तो एक्लिप्स का स्टेबिलिटी स्टैगर्ड के स्टेबिलिटी से ऑलवेज कम होता है। तो एक्लिप्स का स्टेबिलिटी स्टैगर्ड के स्टेबिलिटी से सबसे कम होता है। तो AC का स्टेबिलिटी ऑलवेज कम होगा, किससे, B और D से। अब हमको B और D में कंपेयर करना है। देखिए, ये है एक्लिप्स फॉर्म, क्योंकि एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप जब ही रहता है तो उसको एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप जब रहता है तो उसको एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप नहीं है। दूसरा ग्रुप जो है यहाँ पे एक OH है, अब दूसरा ग्रुप ये भी OH, ये OH जस्ट इसके पीछे में नहीं है, थोड़ा हट के इधर है। तो जो ग्रुप जस्ट उसके पीछे में नहीं रहता है, हट के रहता है, तो उसको स्टैगर्ड बोलते हैं। यहाँ भी ये जस्ट पीछे में नहीं है, हट के है, तो हट के है तो इसको स्टैगर्ड बोलेंगे। तो ये भी स्टैगर्ड, ये भी स्टैगर्ड। लेकिन यहाँ पे ग्रुप के पीछे में ग्रुप तो ये दोनों एक्लिप्स। अब दोनों एक्लिप्स में AC एक्लिप्स का स्टेबिलिटी ऑलवेज कम होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा रिपल्सन होता है। अब हमको देखना है कि ये भी एक्लिप्स किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा जिसमें रिपल्सन कम होगा। यहाँ पे OH दोनों बल्कि ग्रुप में रिपल्सन, दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पीछे में। यहाँ भी OH और ये OH के जस्ट पीछे में भी दूसरा OH। तो दोनों OH एक दूसरे के पीछे में, तो दोनों OH में रिपल्सन ज़्यादा। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का रिपल्सन, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का रिपल्सन। इस एक्लिप्स फॉर्म में देखिए, यहाँ पे OH के साथ हाइड्रोजन का रिपल्सन। तो ये इसमें डिफरेंस ये है, यहाँ पे OH के साथ OH का रिपल्सन, लेकिन यहाँ पे OH के साथ हाइड्रोजन का रिपल्सन। तो किसमें ज़्यादा रिपल्सन होगा, जिसमें सेम बल्कि ग्रुप के बीच में रिपल्सन, दोनों ग्रुप अगर बल्कि हो तो वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा। यहाँ पे OH एक बल्कि ग्रुप, ये भी OH बल्कि ग्रुप, तो दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पीछे में तो ज़्यादा रिपल्सन। लेकिन यहाँ पे OH का रिपल्सन हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, हाइड्रोजन छोटा ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप को छोटा ग्रुप के साथ रिपल्सन और बड़ा ग्रुप के साथ रिपल्सन, तो बड़ा ग्रुप के साथ रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो इसमें रिपल्सन ज़्यादा है, तो ये एक्लिप्स फॉर्म का स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। तो सबसे कम स्टेबिलिटी हो जाएगा A का, फिर होगा C का। अब हमको ये पता लग गया है ये फॉर्म का सबसे कम स्टेबिलिटी क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपल्सन। उसके बाद C का, अब B और D में कंपेयर करना है। B D चूँकि स्टैगर्ड फॉर्म है। अब ये दोनों स्टैगर्ड फॉर्म में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ये देखिए स्टैगर्ड फॉर्म में दो बल्कि ग्रुप का बीच का एंगल 60 डिग्री, तो डाइहेड्रल एंगल जब 60 डिग्री होता है तो उसको गॉस फॉर्म बोलते हैं। वो स्टैगर्ड फॉर्म जिसमें दो बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल 60 डिग्री हो, वो गॉस फॉर्म जिसमें दो बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल 60 डिग्री हो, उसको हम लोग गॉस फॉर्म बोलते हैं।
तो वो स्टैगर्ड फॉर्म जिसमें दो बल्की ग्रुप के बीच का एंगल 60 डिग्री, वो हो गया गॉस फॉर्म। लेकिन वो स्टैगर्ड फॉर्म जिसमें दो बल्की ग्रुप का बीच का एंगल 180 डिग्री, तो ये हो गया है एंटी फॉर्म। तो ये हो गया गॉस फॉर्म, ये हो गया एंटी फॉर्म। दो बल्की ग्रुप का बीच का एंगल 60 डिग्री तो गॉस फॉर्म, दो बल्की ग्रुप के बीच का एंगल 180 डिग्री तो एंटी फॉर्म। एंटी फॉर्म और गॉस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म का, तो एंटी फॉर्म है डी, तो डी का स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए था बी से, लेकिन ये ऑर्डर गलत हो जाता है, बी का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है डी से। माने इथिलीन ग्लाइकॉल के लिए गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है एंटी फॉर्म से। ये एक्सेप्शन हमको ध्यान में रखना है। अब समझिए एंटी फॉर्म का स्टेबिलिटी गॉस फॉर्म से ज़्यादा क्यों होता है। यहाँ पर गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जब कोई जनरल बात करेंगे तो जनरल बात करते समय एंटी फॉर्म का स्टेबिलिटी गॉस फॉर्म से ज़्यादा क्यों होता है। एंटी फॉर्म का स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन कम है। यहाँ पे रिपल्सन इसलिए कम है क्योंकि दोनों बल्की ग्रुप एकदम 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहा है। माने दोनों बल्की ग्रुप, एक बल्की ग्रुप ऊपर तो दूसरा बल्की ग्रुप नीचे, तो दोनों ग्रुप में रिपल्सन बहुत कम। लेकिन यहाँ पे एक बल्की ग्रुप यहाँ पे तो दूसरा बल्की ग्रुप यहाँ पे पास में ही है, पास में है तो रिपल्सन ज़्यादा है। रिपल्सन ज़्यादा है तो गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी कम होता है और एंटी फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। लेकिन इथिलीन ग्लाइकॉल में क्या हो गया कि गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी बढ़ गया है। तो इथिलीन ग्लाइकॉल में ये एक्सेप्शन है कि इथिलीन ग्लाइकॉल का ये गॉस फॉर्म, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है एंटी फॉर्म से। क्यों होता है इसका, ये इस फॉर्म का स्टेबिलिटी इस फॉर्म से ज़्यादा क्यों हो गया। रिपल्सन के हिसाब से अगर आंसर देंगे तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि रिपल्सन कम है यहाँ पे। लेकिन एक्चुअल में इसका स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, इस गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इस केस में हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे OH और यहाँ पर भी OH, दो OH पास पास में, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसके पास डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन के पास अपने आप आ जाएगा डेल्टा प्लस। हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके पास डेल्टा माइनस, इस हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस। ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके पास डेल्टा माइनस, इस हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस में बड़ा अच्छा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हमको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख गया। कैसे दिखा, माइनस प्लस में अट्रैक्शन होता है, माइनस प्लस में अट्रैक्शन होगा तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस में अट्रैक्शन होगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस में अट्रैक्शन होगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन होगा। बन गया हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो गॉस फॉर्म में हमको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा। तो इसका रीजन अगर पूछा जाए तो गॉस फॉर्म में दिखता है हमको इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, जो कि हमको एंटी फॉर्म में नहीं दिखेगा। खुद ही समझिए, यहाँ पे OH, यहाँ पर भी O और H, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का डेल्टा माइनस हाइड्रोजन के डेल्टा प्लस के साथ इंटरैक्शन कर लेगा, नहीं कर पाएगा। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप्स बहुत दूर में है और ग्रुप मॉलिक्यूल्स में ग्रुप बहुत दूर चला जाता है, तो उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता है। क्योंकि समझिए बात को, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होता है जब दोनों ग्रुप पास में हो, जो गॉस फॉर्म में पास में था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि ये एक्लिप्स फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था तो देखने में तो यहाँ भी लगता है, यहाँ भी OH ग्रुप और OH ग्रुप पास पास में है, तो पास पास में है तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। तो देखिए क्यों नहीं होता है। एक OH यहाँ पर, तो OH इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, दूसरा OH भी इसके पीछे में, तो दूसरा OH भी इस तरह से OH है। तो देखिए यहाँ पे OH के पास डेल्टा माइनस, इसके पास डेल्टा प्लस, इस ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस, इस हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस। हमने क्या किया है, हमको ये दिखा कि इस फ्रंट कार्बन पे जुड़ा है OH, बैक कार्बन पर भी जुड़ा है OH। तो फ्रंट कार्बन के OH के जस्ट पीछे में बैक कार्बन का OH, माने एक OH के जस्ट पीछे दूसरा OH, यहाँ भी एक OH, OH, OH। तो माने ये सब एक ही कार्बन से जुड़ा है, फ्रंट कार्बन से जुड़ा है। फ्रंट कार्बन पे OH, फ्रंट कार्बन पे OH। लेकिन ये दोनों OH में ऐसा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस और इस ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस, ये दोनों ग्रुप इतना पास आ गए हैं कि यहाँ पे रिपल्सन होने लगता है। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अट्रैक्शन नहीं होके रिपल्सन होने लगता है क्योंकि ग्रुप इतना पास आ चुका है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए उतना भी पास आना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक तो कंपेरेबल डिस्टेंस होना चाहिए, ना ही ज़्यादा दूर ना ही ज़्यादा पास। यहाँ पे इतना ज़्यादा पास हो गया कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुआ, यहाँ पे इतना दूर हो गया कि यहाँ पर भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे गॉस फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो चूंकि गॉस फॉर्म में हो गया है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग का ऑर्डर बन जाएगा, बी है गॉस फॉर्म तो बी का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर डी का। तो ये हम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल का एक्सेप्शन ध्यान में रखेंगे।
इथिलीन ग्लाइकॉल में गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है एंटी फॉर्म से। अब जैसे एक तरह का ये भी फॉर्म देखिए, हम लोग फिर से गॉस फॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो गॉस फॉर्म इस तरह से बनता है। गॉस फॉर्म यहाँ पे रख लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे रख लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे रख लेते हैं OH, यहाँ पे रख लिए हम लोग OH, यहाँ पे रख लिए हाइड्रोजन, यहाँ पे रख लिए हाइड्रोजन। अब समझिए, यहाँ पे कोई ग्रुप को रखते हैं Z, यहाँ पे कोई भी ग्रुप है, तो ये हम लोग को गॉस फॉर्म दिखा। ये गॉस फॉर्म किस मॉलिक्यूल का गॉस फॉर्म है, ये डिपेंड करेगा Z पे क्या रखे हैं। Z पे हम लोग OH को रख सकते हैं, Z को हम लोग NH2 को रख सकते हैं, Z पे हम लोग NMe3+ को रख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ग्रुप्स को Z पे रखा जा सकता है। Z पे कार्बोक्सिलिक एसिड को रख सकते हैं, Z पे एल्डिहाइड को रख सकते हैं, Z पे ईस्टर को रख सकते हैं। तो ये सब ग्रुप है जिसको Z पे रख सकते हैं। लेकिन इन सब ग्रुप को Z पे रखने के कारण से क्या होगा, अगर इन सब ग्रुप को Z पे रखते हैं तो उसके कारण से क्या हो रहा है, अगर मैंने मान लीजिए हमको ये मॉलिक्यूल दे दिया है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ भी H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पूछा गया है कि इस मॉलिक्यूल का सब न्यूमैन कन्फर्मेशन बनाइए, इसका सब कन्फर्मर बनाइए, कन्फर्मेशन जितना बनता है सब बना के स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर कीजिए। तो इस कन्फर्मेशन में एक्सेप्शन आएगा। क्यों एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि ये इस फॉर्म का है। तो ये वाला एक्सेप्शन का फॉर्म है जो हमको ध्यान में रखना है। कब इसको यूज़ करेंगे, इसको तब यूज़ कर लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर भी Z है, यहाँ पर भी Z है। तो देखिए ये भी Z, ये भी Z। Z क्या हो सकता है, Z कार्बोक्सिलिक एसिड, OH, यहाँ पे जितना भी ग्रुप है इनमें से कोई भी ग्रुप Z हो सकता है। माने यहाँ पे भी OH डाल सकते हैं, यहाँ पर भी OH डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे डाल दिए OH, यहाँ पे डाल दिए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी Z में से इन दोनों सब ग्रुप में से कोई भी ग्रुप अगर इन दोनों पोजीशन पे आ जाए तो ये हमारा एक्सेप्शन बन जाएगा। ये एक्सेप्शन क्यों बन जाएगा, क्योंकि एक ग्रुप, दोनों ग्रुप Z में से कोई भी दो ग्रुप यहाँ पे आते ही यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड तो C डबल बॉन्डेड OH, और यहाँ पे है OH का एल्कोहल, तो OH देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से बन गया। ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस, तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस गॉस फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अभी हमने इथिलीन ग्लाइकॉल में देखा था, इथिलीन ग्लाइकॉल में क्या था, यहाँ पे OH था तो यहाँ पर भी OH ही था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के बदले में यहाँ पर भी OH था, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था। लेकिन यहाँ पे OH को हटा के अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को रख देते हैं तो बात बराबर है, क्योंकि यहाँ पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा के अगर NMe3+ को रखते हैं तब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। समझिए, यहाँ पे OH को रख दिए हैं, यहाँ पे NMe3+ को रखे हैं, तो क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, इसमें बनेगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये है आयन और इसका डाइपोल, तो यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरेक्शन बनेगा। लेकिन आयन डाइपोल इंटरेक्शन कैसे बनेगा, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस, तो डेल्टा माइनस पॉजिटिव में ऑलवेज अट्रैक्शन। जब ही होगा अट्रैक्शन तो एनर्जी घटेगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो जब ही होता है अट्रैक्शन तो एनर्जी घट जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो समझिए बात को, यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो NMe3+ आयन डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन NH2 आ जाए तो हम बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे, यहाँ पे डाल दिए हैं NH2 और यहाँ पे डाल दिए OH, तो ऑक्सीजन का डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन का इधर से डेल्टा प्लस, तो हाइड्रोजन का डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन का डेल्टा माइनस, बड़ा अच्छा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। बड़ा ही सीधा है। देखिए इस तरह से NH2 को रख लिए हैं, एक H, दो H और एक नाइट्रोजन, और इधर से है OH, तो कैसा बनेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस और इस हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस, नेगेटिव प्लस में इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स बन गया बहुत अच्छा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें बनता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सब ग्रुप हमको याद करके नहीं रखना है, ग्रुप को बस हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में जनरली हम लोगों को एक्सेप्शन वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक्सेप्शन का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें हमको दो फॉर्म दिया जाएगा। एक फॉर्म हमको दिखेगा गॉस फॉर्म, दूसरा फॉर्म दे दिया जाएगा एंटी फॉर्म। मैंने मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से क्वेश्चन बोल दिया गया है कि हमको पेपर में दो क्वेश्चन इस तरह से दे दिया है, एक कन्फर्मेशन इस तरह का, दूसरा कन्फर्मेशन इस तरह का, और दोनों कन्फर्मेशन में हम लोगों को स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन,
यहाँ पे NH2, यहाँ पे COOH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे COOH। अब हमको बताना है, बोलिए कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर यदि हम लोग को एक्सेप्शन नहीं पता हो, अगर यदि हम लोग को इस सब ग्रुप के बारे में नहीं पता हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे जनरल रूल से, जिसमें गलती होगा जनरल रूल से ये बोलेंगे कि यहाँ पर NH2 ये एक बल्कि ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड बल्कि ग्रुप, दो बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो ये हो गया है गॉस। दो बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो ये हो गया गॉस फॉर्म। यहाँ पे NH2 बल्कि ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड बल्कि ग्रुप, दो बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो ये हो गया एंटी फॉर्म। तो जनरल रूल बोलता है एंटी फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है गॉस फॉर्म से, क्योंकि एंटी फॉर्म में रिपल्सन कम है। तो ये जनरल रूल के हिसाब से बोलेंगे, लेकिन क्वेश्चन एक्सेप्शन था, ये गलत हो गया है। एक्सेप्शन ये था क्योंकि यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इन दोनों में बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे NH2 इस तरह से लिख देंगे NH2 को, और कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड O और OH, ऑक्सीजन का डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन का डेल्टा प्लस, बहुत अच्छा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से अट्रैक्शन के कारण से गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा एंटी फॉर्म से। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, जिसमें हम लोगों को ऐसा दो ग्रुप दे दिया हो जो कि गॉस पोजीशन पे हो, और गॉस पोजीशन पे दोनों ग्रुप में नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन, और नेगेटिव पॉजिटिव के अट्रैक्शन के कारण से गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कब गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, कब एंटी फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब जैसे मान लीजिए हमको कुछ मॉलिक्यूल दिया है, जैसे हमको दो मॉलिक्यूल में कंपेयर करना है, तो फिर से हमको दो गॉस फॉर्म दे दिया है। जैसे यहाँ पे NMe3+, तो फिर से एक्सेप्शन वाला चीज़ आ गया है NMe3+। अब फ्लोरीन, यहाँ पे NMe3+ और आयोडीन, NMe3+ आयोडीन, NMe3+ फ्लोरीन, और सब हाइड्रोजन कर दिया गया है, सबका सब हाइड्रोजन। अब बताना है, देखिए ये पहला फॉर्म और ये दूसरा फॉर्म, यहाँ पे NMe3+, यहाँ पे फ्लोरीन, और बाकी सब हाइड्रोजन। तो ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, NMe3+, यहाँ पे आयोडीन। तो बस क्वेश्चन में डिफरेंस है कि ऊपर वाला फॉर्म गॉस फॉर्म है, नीचे वाला फॉर्म एंटी फॉर्म है। तो गॉस फॉर्म एंटी फॉर्म में जनरल रूल क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है गॉस फॉर्म। गॉस फॉर्म इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बल्कि ग्रुप, दूसरा बल्कि ग्रुप, दो बल्कि ग्रुप का बीच का एंगल 60 डिग्री, तो ये गॉस फॉर्म। दो बल्कि ग्रुप का बीच का एंगल 60 डिग्री, तो गॉस फॉर्म। दो बल्कि ग्रुप का बीच का एंगल 180 डिग्री, तो एंटी फॉर्म। दो बल्कि ग्रुप का बीच का एंगल 180 डिग्री, तो एंटी फॉर्म। रूल क्या बोलता है, गॉस फॉर्म एंटी फॉर्म में ज़्यादा स्टेबिलिटी, गॉस फॉर्म एंटी फॉर्म में ज़्यादा स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म का, तो एंटी फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, एंटी फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए गॉस फॉर्म से। लेकिन एक्सेप्शन कैसे बनेगा, यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से इसके पास बन जाएगा डेल्टा माइनस चार्ज। क्यों बन गया डेल्टा माइनस चार्ज फ्लोरीन के पास, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, और अपने पास इलेक्ट्रॉन को रखने के कारण से इसके पास पार्शियल नेगेटिव बनेगा, और पार्शियल नेगेटिव नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, तो पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में इंट्रामोलिक्यूलर आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये हमको याद नहीं रखना है कब इंट्रामोलिक्यूलर कब आयन डाइपोल, ध्यान में ये रखना है कि गॉस पोजीशन पे जब हमको अट्रैक्शन दिखता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, तब गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ इसका एंटी फॉर्म का स्टेबिलिटी गॉस फॉर्म से ज़्यादा है, ये गलत है। तो स्टार जेरिटी होगा गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से ज़्यादा होगा। गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा हो गया है, फ्लोरीन के पास पार्शियल माइनस, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव, पार्शियल माइनस पॉजिटिव में इंटरेक्शन, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन के कारण से स्टेबिलिटी इस फॉर्म का जब बढ़ जाएगा, इस फॉर्म का स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा। इस फॉर्म में स्टेबिलिटी क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि ये पॉजिटिव यहाँ पे और ये नेगेटिव यहाँ पे, इतना दूरी में पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन नहीं हो पाता है। अट्रैक्शन होने के लिए पास में होना पड़ेगा ग्रुप को, तो ग्रुप यहाँ पे पास में है लेकिन यहाँ पे दूर में है, तो दूर में अट्रैक्शन रिपल्सन को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, लेकिन यहाँ पे पास में है तो यहाँ पे अट्रैक्शन, तो गॉस फॉर्म एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल। तो इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए था, गॉस फॉर्म का एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन ये इसमें नहीं होता है। इसमें एंटी फॉर्म ही गॉस फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे आयोडीन है। आयोडीन में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फैक्टर को नेग्लिजिबल मानेंगे, इसलिए मानेंगे क्योंकि आयोडीन का साइज डोमिनेंट होता है। तो आयोडीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ
आयन डायपोल अट्रैक्शन या फिर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स को कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि जनरली इस सब ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन को भी हटा दीजिएगा तो ब्रोमीन आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना कम होता है और घट जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ साइज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, अट्रैक्शन के बदले में दोनों में रिपल्सन होने लगेगा। तो यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा है क्योंकि दोनों ग्रुप पास में है, लेकिन यहाँ पे दोनों ग्रुप दूर में है तो रिपल्सन कम है। रिपल्सन कम है यहाँ पे हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि आयोडीन के पास डेल्टा माइनस और प्लस माइनस में अट्रैक्शन, तो इस फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि आयोडीन मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है। आयोडीन का साइज क्यों बड़ा होता है? क्योंकि आयोडीन पीरियोडिक टेबल में नीचे होता है, तो नीचे होता है तो साइज बढ़ता है, और नीचे होने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटता है। तो इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज बहुत कम डेवलप करेगा, और इतना बड़ा साइज कि नेगेटिव चार्ज के कारण से जो अट्रैक्शन होगा उसको हटा के उल्टा रिपल्सन करने लगेगा, इन दोनों ग्रुप में रिपल्सन होने लगेगा साइज के कारण से। इसलिए साइज फैक्टर के कारण से इसका गॉस फॉर्म में अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट नहीं होता है, गॉस फॉर्म में इसका रिपल्सन फोर्स डोमिनेंट हो जाता है। और एंटी पोजीशन में रिपल्सन कम है क्योंकि दूर में है ग्रुप, लेकिन यहाँ पे ग्रुप पास में है, पास में होने के कारण से रिपल्सन ज़्यादा, तो गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से कम। तो ये हम लोग कुछ एक्सेप्शन ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमको ये मॉलिक्यूल दिया है, CH2 सिंगल बॉन्ड है दो CH2 के बीच में, C डबल बॉन्डेड OH, इसको बोला जाता है ऑक्सैलिक एसिड। तो ये ऑक्सैलिक एसिड है। तो ऑक्सैलिक एसिड में दो पॉइंट है, एक है pH 1 और दूसरा है pH 13। अब ये pH भी हमको बताना है कौन सा फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो जब pH 1 का बात करेंगे तो pH 1 माने बहुत एसिडिक कंडीशन, माने pH 1 का माने ये है कि इस मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसा सोल्यूशन में डाले हैं जिसका pH 1 है। pH 1 माने वो सोल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग जानते हैं अगर कोई सोल्यूशन पहले से ही एसिडिक है माने उस सोल्यूशन में पहले से ही H+ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस सोल्यूशन में H+ ज़्यादा होता है वो सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होता है। जिस सोल्यूशन में H+ ज़्यादा वो सोल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक। तो हमको ये दिखा कि इस मॉलिक्यूल को पहले pH 1 के साथ काम कर रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल को pH 1 में डाला गया है, माने बहुत ज़्यादा एसिडिक सिस्टम में डाला गया है। एसिडिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा H+ होता है, माने इस मॉलिक्यूल को ऐसा सिस्टम में डाल दिया गया है जिस सिस्टम में H+ भरा हुआ है, माने इसके चारों बगल H+ भरा हुआ है। अब खुद समझिए ये तो एसिड है। अब एसिड का क्या टेंडेंसी होता है? ये क्यों एसिड है? क्योंकि इसके पास C डबल बॉन्डेड OH ग्रुप है, ये सब एसिडिक ग्रुप होता है। एसिड का क्या टेंडेंसी है? एसिड का टेंडेंसी H+ को दे देने का। तो मान लीजिए ये सोल्यूशन को H+ दे दिया, ये भी H+ छोड़ दिया, H+ छोड़ते ही क्या बन जाएगा? नेगेटिव। लेकिन चूंकि ये सोल्यूशन में H+ पहले से ही चारों बगल से भरा हुआ है, तो ये H+ फिर से इसको अटैक कर देगा। ये H+ फिर से इसको अटैक कर दिया, फिर से इसको अटैक कर दिया। क्यों अटैक कर दिया है? इसलिए अटैक कर दिया है क्योंकि हम लोग इसको ऐसे सोल्यूशन में डाले हैं जो बहुत ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन, pH 1 एसिडिक सोल्यूशन और pH 13 अल्कालाइन सोल्यूशन। अब अगर हमारा सोल्यूशन एसिडिक है, माने सोल्यूशन में बहुत H+ भरा हुआ है, माने मान लीजिए इस मॉलिक्यूल के चारों बगल H+ भरा हुआ है, तो चारों बगल अगर इसके पास H+ भरा हुआ है तो जब ही H+ को छोड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। पहला बात तो वो H+ छोड़ेगा नहीं, इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि बाहर में पहले से ही H+ भरा हुआ है, बाहर में जी हुई पहले से ही H+ भरा हुआ है, तो उसका H+ देने का, बाहर में और H+ भेजने का टेंडेंसी कम, क्योंकि H+ बाहर में तभी जाता जब बाहर में नहीं होता। लेकिन बाहर में पहले से ही H+ पूरा भरा पड़ा है, तो पहले से ही भरा पड़ा है तो वो छोड़ेगा ही नहीं। वो छोड़ेगा क्यों? अगर नहीं होता तब छोड़ता, लेकिन क्योंकि पहले से ही भरा पड़ा है तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन मान लीजिए गलती से छोड़ भी दिया, तो गलती से जब ही छोड़ेगा तो इसके पास बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जब भी नेगेटिव चार्ज बन जाएगा तो बाहर का H+ नेगेटिव चार्ज को अटैक कर देगा। जैसे ही छोड़ेगा तभी अटैक कर लेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा H+ भरा हुआ है। तो इतना ज़्यादा H+ भरा होने के कारण से जब भी H+ को छोड़ा, यहाँ पे भी बन गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी बन गया है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बनते ही बाहर के H+ इसको अटैक करेगा। जब भी बाहर के H+ इसको अटैक कर देगा तो यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्डेड OH।
सीधा माने ये है, ये मॉलिक्यूल वैसा का वैसा ही रहेगा एसिडिक सोल्यूशन में। लेकिन मान लीजिए इसको एल्कलाइन सोल्यूशन में लेते, तब तो एल्कलाइन सोल्यूशन में बाहर में H+ नहीं है, बाहर में H+ नहीं है, तो ये एल्कलाइन सोल्यूशन में H+ को छोड़ेगा, H+ को छोड़ते ही नेगेटिव चार्ज बनेगा, और नेगेटिव चार्ज को H+ को अटैक करने वाला कोई है ही नहीं एल्कलाइन सोल्यूशन में, क्योंकि एल्कलाइन सोल्यूशन में हमको H+ का कमी होता है और एसिडिक सोल्यूशन में H+ ज़्यादा होता है। एल्कलाइन सोल्यूशन में H+ कम होता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा एल्कलाइनिटी है यहाँ पे कि मान लीजिए H+ है ही नहीं, तो H+ यहाँ पे है ही नहीं, तो ये बहुत ईजिली H+ छोड़ देगा। जब ये H+ छोड़ेगा तो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे चूंकि बाहर में H+ है ही नहीं, तो नेगेटिव चार्ज को अटैक करने वाला कोई है ही नहीं, नेगेटिव चार्ज को अटैक करने वाला कोई है ही नहीं, माने नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में ही रहेगा। इसका माने ये हुआ कि एसिडिक सोल्यूशन में ये मॉलिक्यूल ऑक्सैलिक एसिड सेम ऑक्सैलिक एसिड के फॉर्म में ही रहेगा, CH2 COOH COOH इसी फॉर्म में रहेगा एसिडिक सोल्यूशन में। और वहीं पे अगर एल्कलाइन सोल्यूशन ले लेते हैं तो यही मॉलिक्यूल एसिडिक CH2 डबल बॉन्डेड O- के फॉर्म में रहेगा, C डबल बॉन्डेड O- के फॉर्म में इसलिए रहेगा क्योंकि बाहर में H+ है ही नहीं। अगर बाहर में H+ होता तो इसको अटैक कर देता, जैसे एसिडिक मीडियम में कर रहा है, लेकिन बाहर में H+ है ही नहीं, एल्कलाइन सोल्यूशन में H+ नहीं होता है, तो H+ बहुत कम होता है, H+ है ही नहीं तो इसको अटैक ही नहीं करेगा, अटैक ही नहीं करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज ही बना रहेगा। अब हमको इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, इसका हम लोग कन्फर्मर ड्रॉ करेंगे और उसका स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो देखिए हमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसका 2 कन्फर्मेशन डाल दिया जाएगा, एक कन्फर्मेशन डाल दिया जाएगा एक्लिप्स, दूसरा कन्फर्मेशन डाल दिया जाएगा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। जनरली एक्लिप्स और स्टैगर्ड के साथ ही कंपैरिजन होता है। तो ये है एक्लिप्स कन्फर्मेशन, ये बनाएंगे एसिडिक के लिए, इधर बना लेंगे अल्कलाइन के लिए। एसिडिक में देखिए हमारे पास इस ग्रुप के साथ 2 ग्रुप जुड़ा है C डबल बॉन्डेड OH, तो इसको बना लेते हैं एंटी। एंटी माने दोनों बड़ा ग्रुप अपोजिट पोजीशन पे, तो एक को ऊपर रख दिया तो दूसरे को नीचे रख देंगे, तो ये बन जाए एंटी। इसलिए एंटी बना है कि एक ग्रुप ऊपर तो दूसरा ग्रुप नीचे, तो एकदम अपोजिट हो गया, और अपोजिट हो गया तो एंटी बोल देंगे इसको, और बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन भर दीजिए, तो ये हो गया हमारा एंटी पोजीशन। अब ये बना देंगे गॉस पोजीशन। गॉस पोजीशन माने 2 बड़ा ग्रुप के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो एक ग्रुप को यहाँ पे डाले हैं तो दूसरा ग्रुप को यहाँ पे डाल देंगे, तो ये बन गया है 60 डिग्री वाला, तो बाकी सब पे हाइड्रोजन को भर दिए। अब हमको बताना है एंटी और गॉस फॉर्म में किसका ज़्यादा स्टेबिलिटी है, तो खुद देखिए ये एक्सेप्शन का क्वेश्चन बन गया। एक C डबल बॉन्डेड OH, दूसरा C डबल बॉन्डेड OH, दोनों Z है, Z हम लोग पढ़े थे, Z अगर C डबल बॉन्डेड OH हो, NH2 हो, ZC डबल बॉन्डेड OR हो, OH हो, इस तरह से Z अगर ये सब ग्रुप रहता है, NMe3+ हो, तब सब में अट्रैक्शन होता है। यहाँ इसका हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस, नेट डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होने के कारण से ये गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म के स्टेबिलिटी से ज़्यादा होगा। तो इस मॉलिक्यूल में हमको ये दिखा, चूँकि यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड का H+ लॉस नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि सिस्टम एसिडिक था। मीडियम एसिडिक होने के कारण से ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है, माने इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो है इसके पास है। समझिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए बन रहा है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है। अगर इसके पास हाइड्रोजन होता ही नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का चांस ही नहीं था। जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्डेड O, ये बना दिए OH, तो हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर भी दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड को बना दिए हैं। अब इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके मदद से हो रहा था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, ये सब हाइड्रोजन को मत देखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही हाइड्रोजन बनाता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा है, तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। चूंकि इसका हाइड्रोजन देखिए, अब यहाँ का हाइड्रोजन देखिए, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ा है। दोनों हाइड्रोजन चूंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है तो दोनों हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्ट कर सकता है। तो दोनों हाइड्रोजन की मदद से यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कैसे? ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस, ये ऑक्सीजन के डेल्टा माइनस हाइड्रोजन के डेल्टा प्लस के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये ऑक्सीजन का डेल्टा माइनस हाइड्रोजन के डेल्टा प्लस के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड किसके मदद से बना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मदद से। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन का होना।
अगर हाइड्रोजन ही नहीं होता, मान लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देते, तो नेगेटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास बचेगा नेगेटिव, इस ऑक्सीजन के पास बचेगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में कभी अट्रैक्शन नहीं होगा। चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, तो गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से ज़्यादा हो गया। अब इसमें देखिए, इसका बना देंगे हम लोग, फिर से इसका एंटी फॉर्म बना लेंगे, इसका गॉस फॉर्म बना लेंगे, तो ये हम लोग का बन गया है एंटी फॉर्म और ये हम लोग का बन गया है गॉस फॉर्म। तो यहाँ पे सब जगह पे हाइड्रोजन को डाल दिए हैं और गॉस फॉर्म में C डबल बॉन्डेड O माइनस, C डबल बॉन्डेड O माइनस, बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्डेड O माइनस, नीचे में भी C डबल बॉन्डेड O माइनस, दोनों ग्रुप 180 डिग्री पे, तो ये हो गया एंटी फॉर्म। यहाँ भी C डबल बॉन्डेड O माइनस, C डबल बॉन्डेड O माइनस, दोनों ग्रुप 60 डिग्री पे, तो गॉस फॉर्म। किसका ज़्यादा स्टेबिलिटी? तो एंटी फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा गॉस फॉर्म का। गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से बनेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है। क्यों नहीं है हाइड्रोजन? क्योंकि मीडियम एल्कालाइन है। एल्कालाइन मीडियम में क्या होता है? एल्कालाइन मीडियम में H+ नहीं होता है, H+ बहुत कम होता है। H+ अगर होता तो नेगेटिव चार्ज को H+ अटैक करके ऐसा बना दिया होता, लेकिन H+ है ही नहीं, तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव रहेगा माने यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। हाइड्रोजन है ही नहीं। किस हाइड्रोजन की मदद से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? उस हाइड्रोजन की मदद से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, या फिर जो हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो, या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो, या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो। तो अगर FON ये दोनों ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो हमको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखता है। बाकी दूसरे केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते हैं। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल दिया है 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, इसका हमको न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, तो 5 कार्बन का चेन बना लिए। 5 कार्बन का चेन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 कार्बन का चेन बन गया है। 3,3 डाइमिथाइल, तो ये पोजीशन नंबर 1, ये पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल, तो ये बन गया हमारा 3,3 डाइमिथाइल। 3,3 डाइमिथाइल बन गया है। इसका हमको न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है। तो ये कैसे बन जाएगा? यहाँ पे डाल देंगे CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH2, हम लोगों को पता है। यहाँ पे रहेगा कार्बन, यहाँ पे रहेगा CH3, यहाँ पे रहेगा CH3। तो देखिए थर्ड पोजीशन पे CH3, थर्ड पोजीशन पे 2 CH3, तो थर्ड पोजीशन पे 2 CH3, इसलिए 3,3 डाइमिथाइल। तो ये हम लोग नोमेनक्लेचर में देखते हैं। तो ये हमारा बन गया 3,3 डाइमिथाइल। इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है और उसका सब कन्फॉर्मेट को ड्रॉ करना है। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग, लेकिन किसके अबाउट, किस कार्बन के अबाउट बनाना है? हम लोग जो कन्फर्मेशन ड्रॉ करते हैं क्योंकि 2 कार्बन के अबाउट बनाते हैं, एक फ्रंट कार्बन दूसरा बैक कार्बन, लेकिन इसमें किसको फ्रंट कार्बन पकड़े किसको बैक कार्बन पकड़े? तो जब क्वेश्चन में नहीं बोला हो तो हम लोग बीच वाले कार्बन को फ्रंट और बैक पकड़ते हैं। तो यहाँ पे बीच में कोई 2 कार्बन को चुन लीजिए और वो दोनों कार्बन को फ्रंट और बैक पकड़ लीजिए। तो बीच में कार्बन देखिए, यहाँ पे बीच में कौन सा कार्बन होगा? ये एकदम सेंटर का कार्बन, इसको पकड़ना है। और दूसरा कार्बन किसको पकड़े? इसको पकड़ सकते हैं या फिर इसको पकड़ सकते हैं, किसी को पकड़ लीजिए, बात बराबर है। इसको पकड़ लेते हैं। तो हमको ये दोनों कार्बन के अबाउट काम करना है। इसका सीधा माने ये है, हम लोग का 5 कार्बन का ये इधर और 2 मिथाइल, तो हम लोग इन दोनों कार्बन के अक्रॉस हम लोग कन्फर्मेशन को ड्रॉ करेंगे। तो ये इसको ये बीच वाला कार्बन और उसके बाद इस कार्बन को भी पकड़ सकते थे या फिर इसको भी पकड़ सकते थे, क्योंकि 2 कार्बन होता है, एक फ्रंट कार्बन दूसरा बैक कार्बन। तो इसको फ्रंट कार्बन मान लिए और इसको बैक कार्बन मान लिए, या फिर इसको भी बैक कार्बन मान सकते थे, बात बराबर है। क्योंकि जब क्वेश्चन में नहीं बोला रहेगा तो हम लोग मिडिल वाले 2 कार्बन को पकड़ेंगे। तो मिडिल वाले 2 कार्बन को पकड़ लिया गया है, एक कार्बन ये दूसरा कार्बन ये, इसको मान लिए फ्रंट कार्बन, इसको मान लिए बैक कार्बन। अब फ्रंट कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ा है? फ्रंट कार्बन के साथ एक इथाइल का ग्रुप जुड़ा है, एक मिथाइल का ग्रुप जुड़ा है, एक मिथाइल का ग्रुप जुड़ा है। कैसे? खुद देखिए, ये फ्रंट कार्बन, इसके साथ नीचे में एक मिथाइल, ऊपर में एक मिथाइल और यहाँ पे CH2CH3 इथाइल ग्रुप होता है। तो फ्रंट कार्बन के साथ एक CH2CH3 माने इथाइल ग्रुप जुड़ा है, ऊपर में मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, नीचे में मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, माने फ्रंट कार्बन के साथ एक इथाइल ग्रुप और 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है।
तो फ्रंट कार्बन के साथ जोड़ देंगे हम लोग एक इथाइल ग्रुप को और जोड़ देंगे 2 मिथाइल ग्रुप को। तो इस तरह से जोड़ देंगे हम लोग, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन हम लोग का फर्स्ट जो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे, फर्स्ट जो कन्फर्मेशन बनाएंगे वो हम पे डिपेंड करता है, हमको जैसा मर्जी वैसा बना देंगे। कोई भी ग्रुप को कहीं पर भी रख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको स्टेबिलिटी अभी स्टेबल कन्फर्मर नहीं बनाने के लिए जा रहे हैं। स्टेबल कन्फर्मर बनाने समय ये ध्यान में रखना है कि रिपल्सन कम होना चाहिए, लेकिन अभी स्टेबल कन्फर्मर नहीं बना रहे हैं, अभी जितना बन सकता है सब बना रहे हैं। तो किसी को भी रख लिए हैं, तो एक ग्रुप यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे रख लिए हैं इथाइल को। बस आप सब ग्रुप को डाल दीजिए, यहाँ पे CH3। देखिए ये फ्रंट कार्बन पे हमारे पास एक CH3 था और 2 हाइड्रोजन था, और बैक कार्बन पे देखिए हमने इसको फ्रंट कार्बन माना है, इसको बैक कार्बन माना है, तो लेकिन हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको बैक कार्बन रख लिए, इसको फ्रंट कार्बन रख लिए। देखिए हम लोग क्या किए, हम लोग ये किए कि हम लोग को 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन में मिडिल 2 कार्बन को सिलेक्ट करना था, तो मिडिल 2 कार्बन को सिलेक्ट कर लिए। अब हमारा मर्जी, हम इसको फ्रंट कार्बन पकड़े या फिर बैक कार्बन पकड़े, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। किसी को भी फ्रंट कार्बन बैक कार्बन पकड़ लीजिए, तो इसको हमने फ्रंट कार्बन पकड़ा है। तो फ्रंट कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ा है, फ्रंट कार्बन के साथ एक मिथाइल का ग्रुप जुड़ा है, ये देखिए यहाँ पे CH3 है मिथाइल का ग्रुप, और 2 हाइड्रोजन जुड़ा है। तो फ्रंट कार्बन के पास एक मिथाइल और 2 हाइड्रोजन, तो ये है हमारा फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन के साथ एक मिथाइल और 2 हाइड्रोजन, ये जुड़ गया। ये है बैक कार्बन, बैक कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, नीचे में मिथाइल ऊपर में मिथाइल एक इथाइल, तो बैक कार्बन के साथ 2 मिथाइल एक इथाइल, तो ये बैक कार्बन के साथ एक मिथाइल दूसरा मिथाइल, पहला मिथाइल दूसरा मिथाइल और एक इथाइल, तो बैक कार्बन के साथ 2 मिथाइल और एक इथाइल, तो ये हमारा पहला कन्फर्मर बन गया। अब हमको इसका सब बनाना है कन्फर्मर, कितना बन सकता है, तो कन्फर्मर बनाने का तरीका, सबको 60 डिग्री करके रोटेट कीजिए। 60 डिग्री रोटेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये जैसा फ्रंट कार्बन को देखिए रूल होता है, फ्रंट कार्बन पे जो ग्रुप जहां पे है वो ग्रुप को वहीं पे रहने दीजिए, फ्रंट कार्बन के ग्रुप को रोटेट नहीं करना है, रोटेट करेंगे बैक कार्बन के ग्रुप को। बैक कार्बन पे ये CH3 जुड़ा है, ये इथाइल जुड़ा है, ये CH3 जुड़ा है, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे है CH3, अब रोटेट 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये CH3 यहाँ से इधर चला आएगा, इथाइल यहाँ से यहाँ पे चला आएगा, तो CH3 यहाँ पे था, यहाँ से चला आएगा CH3 यहाँ पर, तो CH3 को डाल दिए है यहाँ पर, CH3 आ गया यहाँ पर। खुद ही समझिए, जब इसको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको। हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रंट कार्बन पे जो ग्रुप्स है उस ग्रुप को फिक्स कर दिए हैं। फ्रंट कार्बन पे ग्रुप को फिक्स करने का माने, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल, ये तीनों ग्रुप को चेंज नहीं किए हैं, ये तीनों ग्रुप जहाँ पे था वहीं पे रख दिए हैं। किसको चेंज कर रहे हैं, बैक कार्बन वाले ग्रुप को चेंज कर रहे हैं। तो बैक कार्बन पे कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा है, तो बैक कार्बन पे ये मिथाइल जुड़ा है, ये इथाइल जुड़ा है, ये मिथाइल जुड़ा है, तो कौन कौन अपना पोजीशन चेंज करेगा, मिथाइल चेंज करेगा, इथाइल चेंज करेगा, मिथाइल चेंज करेगा। हम लोग जब कन्फर्मेशन बनाते हैं तो फ्रंट कार्बन के पोजीशन को फिक्स रख के सिर्फ बैक कार्बन के ग्रुप को घुमाते हैं, यही रूल होता है। तो फ्रंट कार्बन को फिक्स रख लिए और बैक कार्बन को घुमा रहे हैं, तो ये 60 डिग्री घुमाना पड़ता है। तो जब ये CH3 यहाँ पे था और 60 डिग्री घूम जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा, तो ये CH3 हाइड्रोजन के पीछे में आ जाएगा, तो CH3 को हम लोग हाइड्रोजन के पीछे में रख दिए। अब ये इथाइल जो यहाँ पर था वो इथाइल यहाँ पे आ जाएगा, माने इथाइल मिथाइल के पास आ जाएगा, तो ये इथाइल आ गया है मिथाइल के पास। देखिए ये ET माने इथाइल, ये इथाइल मिथाइल के पास आ गया है। ये देखिए समझिए बात को, इथाइल मिथाइल के जस्ट पीछे में है, दिखाने के लिए हम लोग राइट साइड में लग दिए हैं, मिथाइल को इधर रख दिए, इथाइल को राइट साइड में कर दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में इथाइल मिथाइल के जस्ट पीछे में है। जैसे कुछ इस तरह से मान लीजिए ये है मिथाइल, तो इथाइल जस्ट पीछे में है, लेकिन अब यहाँ पे जस्ट पीछे में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि जस्ट पीछे में कर देंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। लेकिन हम लोग को तो काम करना है, तो काम करने के लिए थोड़ा राइट कर दिए हैं। इसको लेफ्ट भी कर सकते थे, बात बराबर होता, लेकिन एक्चुअल में समझना है कि इथाइल मिथाइल के जस्ट पीछे में है। जैसे यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन के जस्ट पीछे में है। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप बचा, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर था, अब हाइड्रोजन यहाँ से, इस हाइड्रोजन नहीं मूव कर रहा है, ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल, ये तो फ्रंट कार्बन का ग्रुप हो गया। फ्रंट कार्बन को तो फिक्स है, फ्रंट कार्बन को तो चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो फ्रंट कार्बन नहीं चेंज होगा, चेंज कौन होगा, बैक कार्बन। तो ये CH3 यहाँ पे आ गया, ये CH3 यहाँ पे चला गया, CH3 हाइड्रोजन और मिथाइल हाइड्रोजन, तो ये दूसरा कन्फर्मर बना। तीसरा कन्फर्मर बनाइए। कन्फर्मर हमको तब तक बनाना है जब तक रिपीटेशन ना हो, तो रिपीटेशन अभी तक नहीं हुआ है तो कन्फर्मर बनाते चलेंगे। बनाने का तरीका, फ्रंट कार्बन पे जो ग्रुप है उसको फिक्स रखना है, माने फ्रंट कार्बन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है उसको चेंज नहीं करना है, वो जहां का है वहीं पे रहने दीजिए। तो मिथाइल यहाँ पे है, फ्रंट कार्बन से जुड़ा, फ्रंट कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कैसे पता करेंगे, फ्रंट कार्बन पे वो ग्रुप लगा हुआ है जो पॉइंट से जुड़ा है। देखिए पॉइंट है, पॉइंट से जो भी ग्रुप जुड़ा है वो सब फ्रंट कार्बन से जुड़ा है। तो फ्रंट कार्बन पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मिथाइल, तो हमको दिखा पॉइंट से जुड़ा है मिथाइल, पॉइंट से जुड़ा है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये सब फ्रंट कार्बन पर जुड़ा है।
और बैक कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, जो भी ग्रुप बड़ा सर्कल से जुड़ा है वो सब बैक कार्बन से जुड़ा है, तो बैक कार्बन को घुमाएंगे, फ्रंट कार्बन पे चेंज नहीं करेंगे। तो CH3 राइट में था, हाइड्रोजन इधर, तो इसको चेंज नहीं किए, चेंज किसको करेंगे, बैक कार्बन के ग्रुप को। बैक कार्बन पे कौन है, ये CH3 है, ये CH3 है और ये इथाइल है। इथाइल 60 डिग्री घूम के यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो इथाइल यहाँ पे बन जाएगा, तो इथाइल को बना दिए यहाँ पे। इसको हमको 3D सोचना पड़ेगा। CH3 यहाँ पे था, अब 60 डिग्री अगर CH3 रोटेट करेगा तो खुद ही समझिए 60 डिग्री किधर रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, माने इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर नहीं आएगा। घड़ी का कांटा इधर से इधर जाता है, तो 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो इधर से इधर आ जाएगा, तो CH3 आ गया ऊपर में, और बाकी का ये जो CH3 बचा, ये CH3 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पे, तो ये CH3 को रख दी यहाँ पे। तो ये तीसरा बना। क्या अभी तक रिपीटेशन आया है, अभी तक रिपीटेशन नहीं आया है। इसको 60 डिग्री और घुमाइए तो यहाँ पे फिर से एक नया कन्फर्मर बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, ये CH3 यहाँ से यहाँ पे बन गया है, तो CH3 यहाँ से यहाँ पे बन गया है। ये इथाइल यहाँ से हाइड्रोजन के पास बन गया है, और ये इथाइल हाइड्रोजन के पास चला गया। इथाइल जब ये हाइड्रोजन के पास गया तो ये मिथाइल इस मिथाइल के पास चला जाएगा, तो ये मिथाइल इस मिथाइल के पास चला गया। क्या इसका और कन्फर्मर बनेगा, तो एक और बनेगा, इसको और 60 डिग्री घुमाइए, 60 डिग्री, तो ये जैसा है वैसा ही, फ्रंट कार्बन को जैसा है वैसा रहने दीजिए। तो फ्रंट कार्बन के राइट पे है CH3, नीचे में है हाइड्रोजन, नीचे में है लेफ्ट में है हाइड्रोजन। ये मिथाइल यहाँ पे था, तो घूम के ये मिथाइल यहाँ से यहाँ पे बन जाएगा, तो मिथाइल को यहाँ से यहाँ पे बना लिए। ये इथाइल यहाँ पर था, इथाइल को ये घूम के यहाँ पे बन जाएगा। इथाइल जो यहाँ पर था, यहाँ पर जो इथाइल ग्रुप है, ये ग्रुप यहाँ से घूम के यहाँ पे बन जाएगा, तो इथाइल को घूम के यहाँ से यहाँ पे बना दिए। ये मिथाइल यहाँ पे था, ये मिथाइल यहाँ पे था, घूम के यहाँ पे बन जाएगा, तो मिथाइल यहाँ से घूम के यहाँ पे बन। तो ये हमको मिला पहला कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो इस 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन का 5 कन्फर्मेशन बनता है। अब इस समय हमको बताना है, बताइए ये स्टैगर्ड है या ये स्टैगर्ड है या एंटी है, स्टैगर्ड है, एक्लिप्स्ड है। स्टैगर्ड एक्लिप्स कैसे पहचानते हैं, अगर एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप हो तो एक्लिप्स है, लेकिन एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप ना हो तो वो स्टैगर्ड है। तो क्या यहाँ पे एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप है, एकदम नहीं है। खुद देखिए यहाँ पे एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप के पीछे में ग्रुप होता तब बोलते हैं उसको एक्लिप्स, लेकिन एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप नहीं है। एक ग्रुप यहाँ पर है तो दूसरा ग्रुप यहाँ पर है, एक ग्रुप यहाँ पर तो दूसरा ग्रुप यहाँ पर, एक ग्रुप यहाँ पर दूसरा ग्रुप यहाँ पर, माने एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप नहीं, एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप नहीं, तो ये हो गया स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। यहाँ पे देखिए एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप। अभी हम लोग एंटी ये गॉस नहीं बात कर रहे हैं, बस ये देखना है एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप है या नहीं। तो एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप है, एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप है, तो एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप मिल गया, एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप मिल गया, तो ये हो गया हमारे पास एक्लिप्स्ड पोजीशन। यहाँ पे एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप नहीं है, एक ग्रुप के साइड में दूसरा ग्रुप है, तो ये हो गया स्टैगर्ड। यहाँ पे एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप, तो ये भी हो गया हमारा एक्लिप्स्ड। यहाँ पे एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप नहीं है, तो ये हो गया स्टैगर्ड। अब हमको स्टेबिलिटी बोलना है, तो इसको बोल दिए नंबर ए, इसको बोल दिए बी, इसको बोल दिए सी, इसको बोल दिए डी, इसको बोल दिए ई। सबसे पहले रूल होता है कि स्टैगर्ड का स्टेबिलिटी ऑलवेज एक्लिप्स से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक्लिप्स्ड में एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप, तो एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप होने के कारण से दोनों ग्रुप पास आ गए, क्योंकि जस्ट उसके पीछे में है, तो जस्ट उसके पीछे में है मैंने पास में आ गया है, पास में आ गया है तो रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। किसमें दोनों ग्रुप पास में आया है? एक्लिप्स में दोनों ग्रुप पास में आया है, तो किसमें ज़्यादा रिपल्सन होगा? जिसमें दोनों ग्रुप पास में आया है उसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। एक्लिप्स में दोनों ग्रुप पास में आया है तो एक्लिप्स में रिपल्सन ज़्यादा होगा। एक्लिप्स में ज़्यादा रिपल्सन होगा तो एक्लिप्स का स्टेबिलिटी कम होगा, तो एक्लिप्स का स्टेबिलिटी स्टैगर्ड से कम होगा। अब स्टैगर्ड में कौन कौन है? ये ए स्टैगर्ड है, सी स्टैगर्ड है, ई स्टैगर्ड है, तो ए, सी और ई स्टैगर्ड है। तो स्टैगर्ड में कौन कौन है? ए स्टैगर्ड, सी स्टैगर्ड और ई स्टैगर्ड। एक्लिप्स में कौन कौन सा? बी और डी एक्लिप्स। तो हम लोग को ये पता लगा कि जब स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो ए, सी, ई का स्टेबिलिटी ऑलवेज बी और डी से ज़्यादा होगा, क्योंकि ए, सी और ई स्टैगर्ड है, और स्टैगर्ड का स्टेबिलिटी ऑलवेज एक्लिप्स से ज़्यादा होता है, और एक्लिप्स में है बी और डी। तो चूंकि एक्लिप्स में है बी और डी, तो बी और डी का स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। लेकिन बी और डी में किसका स्टेबिलिटी कम? तो बी और डी को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे बी में हमको दिख रहा है कि इथाइल का मिथाइल के साथ रिपल्सन हो रहा है, और यहाँ पे ई में हमको बी और डी में कंपेयर करना है, तो ये बी और ये डी। तो बी और डी में देखिए जब हमको डिफरेंट ग्रुप दिखे, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप क्या दिख रहा है? यहाँ पे हम लोग जब ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं तो हमको एक ग्रुप दिख रहा है हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप दिख रहा है मिथाइल, तीसरा ग्रुप दिख रहा है इथाइल। तो हमको 3 तरह का ग्रुप दिखा, एक हाइड्रोजन दिखा, एक मिथाइल दिखा, एक इथाइल दिखा। तो जब इस तरह का डिफरेंट ग्रुप दिखता है
तो ज़्यादा रिपल्सन के हम लोग को देखिए स्टेबिलिटी के लिए रिपल्सन के साथ काम करना पड़ेगा, जिसमें रिपल्सन ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी कम। रिपल्सन के लिए किस ग्रुप के साथ काम करना है? रिपल्सन के साथ लिए उस ग्रुप के साथ काम करेंगे जो ज़्यादा बल्कि है। हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल में ज़्यादा बल्कि इथाइल, चूँकि इथाइल ज़्यादा बल्कि तो उसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। और हमको किसके साथ काम करना है? इथाइल के साथ काम करेंगे। मिथाइल के साथ भी काम करेंगे, हाइड्रोजन के साथ भी काम करेंगे, लेकिन डोमिनेटिंग मेन काम इथाइल के साथ करना है, क्योंकि इथाइल सबसे ज़्यादा बल्कि, जो ज़्यादा बल्कि उसके साथ ज़्यादा काम करेंगे। तो यहाँ पे इथाइल और मिथाइल का रिपल्सन देखिए, इथाइल के पीछे में मिथाइल, तो यहाँ पे हमको इथाइल और मिथाइल का कॉम्बिनेशन मिला, रिपल्सन हो रहा है इथाइल और मिथाइल के साथ। तो यहाँ पे इथाइल मिथाइल का रिपल्सन, यहाँ पे किसका रिपल्सन? मिथाइल हाइड्रोजन का रिपल्सन, मिथाइल हाइड्रोजन का रिपल्सन। तो ये दोनों रिपल्सन को भी कंपेयर करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डोमिनेटिंग कौन सा रिपल्सन? बड़ा वाला ग्रुप के साथ रिपल्सन। इथाइल सबसे बड़ा ग्रुप, उसके बाद ग्रुप मिथाइल, तो वो मिथाइल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इथाइल है। तो इथाइल का रिपल्सन को यहाँ पे नोट कर लिए। यहाँ पे इथाइल का रिपल्सन देखिए, इथाइल के साथ रिपल्सन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो इथाइल के साथ रिपल्सन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो किस में ज़्यादा रिपल्सन होगा खुद ही समझिए। यहाँ पे इथाइल के साथ रिपल्सन हो रहा है मिथाइल का, यहाँ पे इथाइल के साथ रिपल्सन हो रहा है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन बहुत छोटा ग्रुप, इथाइल बड़ा ग्रुप सही है, लेकिन बड़ा ग्रुप का छोटा ग्रुप के साथ रिपल्सन ज़्यादा नहीं होगा। ये इथाइल का बड़ा ग्रुप मान लीजिए, तो हाइड्रोजन ये छोटा ग्रुप, इसमें कितना रिपल्सन होगा? ज़्यादा रिपल्सन नहीं होगा। ये इथाइल का बड़ा ग्रुप, लेकिन मिथाइल भी बड़ा ग्रुप, तो बड़ा ग्रुप में रिपल्सन बहुत ज़्यादा, और बड़ा ग्रुप छोटा ग्रुप में रिपल्सन कम। तो ये बी और डी में किस में ज़्यादा रिपल्सन? बी डी में, बी में ज़्यादा रिपल्सन। क्यों? क्योंकि बी में रिपल्सन हो रहा है इथाइल, जो कि एक बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप का बड़ा ग्रुप के साथ रिपल्सन। तो बड़ा ग्रुप का जब बड़ा ग्रुप के साथ रिपल्सन होता है तो उसमें ज़्यादा रिपल्सन होता है। तो इस मॉलिक्यूल में ज़्यादा रिपल्सन है, इस मॉलिक्यूल में ज़्यादा रिपल्सन है, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। तो बी डी में सबसे कम स्टेबिलिटी होगा बी का, और उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा डी का। तो बी का स्टेबिलिटी कम, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपल्सन उसमें। अब ए और सी और ई में कंपेयर करना है, तो ए हो मिल गया हमको, सी मिल गया हमको, ई मिल गया। ए सी ई में हमको क्या दिख रहा है? ए में हमको दिखा कि एक, अब फिर जब हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो हम लोग का करने का तरीका क्या है, किसके मदद से हम लोग स्टेबिलिटी को कंपेयर करें? तो जब भी स्टेबिलिटी कंपेयर करना हो, बस ग्रुप को पहचानिए, हम लोग कौन से ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग हाइड्रोजन के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग मिथाइल के साथ काम कर रहे हैं, और इथाइल के साथ काम कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल को देखिए, जब हमने कन्फर्मर बना के जब ग्रुप्स को घुमा रहे थे, तो कौन कौन ग्रुप घूम रहा था? जब ग्रुप को पीछे वाले कार्बन के साथ जब ग्रुप्स को घुमा रहे थे, तो हाइड्रोजन भी घूम रहा था, मिथाइल भी घूम रहा था, इथाइल भी घूम रहा था। मैंने हमको ये देखना है कि कौन कौन सा नया नया पोजीशन बन रहा था, क्योंकि सिस्टम में जितना ग्रुप होगा वो सब ग्रुप अपना अपना रिपल्सन करता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन में स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे इस टाइप का कन्फर्मर वाले क्वेश्चन में, तो उसमें देखना है कि कितने डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं। जैसे यहाँ पे हमको हाइड्रोजन एक तरह का ग्रुप दिखा, मिथाइल एक तरह का ग्रुप दिखा, इथाइल एक तरह का ग्रुप दिखा। तो तीनों तरह के ग्रुप को नोट कर लीजिए, क्योंकि यही तीनों ग्रुप के मदद से हमको रिपल्सन और स्टेबिलिटी काम करना है। लेकिन इन तीनों ग्रुप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ग्रुप जिसका सबसे ज़्यादा साइज, तो हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल में सबसे बड़ा साइज इथाइल का, इसलिए रिपल्सन और स्टेबिलिटी का काम मेनली इथाइल के साथ काम करेंगे। अब हमको ए और सी और ई में चूँकि कंपेयर करना है, तो किसके साथ काम करना है? हमको पहले से ही पता है, जो सबसे बल्कि ग्रुप उसके साथ काम करना है, माने इथाइल के साथ काम करना है। इथाइल के साथ, इथाइल मान लीजिए इथाइल नहीं होता, तब किसके साथ काम करते? हाइड्रोजन मिथाइल में मिथाइल के साथ काम करते। मैंने ये पता लगा कि ये तीनों ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट इथाइल, उसके बाद मिथाइल और उसके बाद हाइड्रोजन। तो पहले इथाइल के साथ काम करेंगे, फिर मिथाइल के साथ, फिर हाइड्रोजन के साथ। माने सबसे इंपॉर्टेंस इथाइल को, इथाइल के साथ मिथाइल का रिपल्सन बहुत ज़्यादा, मिथाइल के साथ हाइड्रोजन का रिपल्सन कम। तो यहाँ पे ग्रुप में रिपल्सन देखिए, किसके किसके बीच में रिपल्सन देखना है? इथाइल और मिथाइल के बीच में रिपल्सन देखिए, इथाइल और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन देखिए, मिथाइल हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन देखिए, जितना रिपल्सन हो रहा है सब देखिए। लेकिन किसका ज़्यादा रिपल्सन? इथाइल मिथाइल का रिपल्सन सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो दोनों ग्रुप सबसे बड़ा। तो यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे मिथाइल, इथाइल मिथाइल का एक रिपल्सन मिला। यहाँ पे किसका रिपल्सन? मिथाइल मिथाइल का रिपल्सन। यहाँ पे ऊपर में किसका रिपल्सन? मिथाइल हाइड्रोजन का रिपल्सन, मिथाइल हाइड्रोजन का रिपल्सन। ये मिथाइल बैक कार्बन पे, या हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन के, तो फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, बैक कार्बन के मिथाइल के साथ रिपल्सन। लेकिन मिथाइल और हाइड्रोजन का कितना रिपल्सन होगा? मिथाइल हाइड्रोजन का बहुत कम रिपल्सन होगा। क्यों मिथाइल हाइड्रोजन का बहुत कम रिपल्सन होगा? मिथाइल और हाइड्रोजन का इसलिए कम रिपल्सन होगा क्योंकि मिथाइल तो बड़ा ग्रुप है, लेकिन हाइड्रोजन छोटा ग्रुप है। तो बड़ा ग्रुप छोटा ग्रुप में उतना अच्छा रिपल्सन नहीं होता है, बड़ा ग्रुप छोटा ग्रुप में अच्छा रिपल्सन नहीं होता है। लेकिन नीचे में इथाइल एक बड़ा ग्रुप है, मिथाइल बड़ा ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप में बहुत बढ़िया रिपल्सन, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया रिपल्सन होगा।
यहाँ पे मिथाइल 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 भी तो बल्कि ग्रुप होता है, इथाइल मिथाइल से ज़्यादा बल्कि, इथाइल सबसे बल्कि, लेकिन उसके बाद तो मिथाइल सबसे इंपॉर्टेंस दी इथाइल को, इथाइल के बाद इंपॉर्टेंस दे मिथाइल को, मिथाइल के बाद इंपॉर्टेंस देंगे हाइड्रोजन को। तो इथाइल मिथाइल का एक रिपल्सन मिला, मिथाइल मिथाइल का एक रिपल्सन मिला, ये दोनों रिपल्सन को नेग्लिजिबल मानेंगे। अब ए में कंपेयर करना था, सी और ई में कंपेयर करना था। सी में आ जाइए, सी में किसका इसका रिपल्सन दिख रहा है, सी में हमको इथाइल और हाइड्रोजन का रिपल्सन दिखा। खुद समझिए इथाइल हाइड्रोजन का कितना रिपल्सन होगा, इथाइल हाइड्रोजन का बहुत कम रिपल्सन होगा। क्यों? क्योंकि इथाइल एक बड़ा सा ग्रुप, इथाइल एक बड़ा सा ग्रुप, तो हाइड्रोजन बहुत छोटा सा ग्रुप। बड़ा सा ग्रुप को छोटा सा ग्रुप के साथ कितना रिपल्सन होता है, बहुत कम होता है। बड़ा ग्रुप को बड़ा ग्रुप के साथ रिपल्सन बढ़िया होता है, लेकिन बड़ा ग्रुप का छोटा ग्रुप के साथ रिपल्सन नहीं होता है। क्योंकि इथाइल बड़ा ग्रुप, हाइड्रोजन छोटा ग्रुप, तो बड़ा छोटा ग्रुप में रिपल्सन बहुत कम, तो यहाँ पे हमको कम रिपल्सन दिख रहा है। और दूसरा रिपल्सन को देखिए, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल का रिपल्सन एक रिपल्सन, मिथाइल मिथाइल का दूसरा रिपल्सन। तो हम इसमें इथाइल और हाइड्रोजन का रिपल्सन को नेग्लिजिबल मानेंगे। जैसे यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन का रिपल्सन को नेग्लिजिबल माने, उसी प्रकार इसमें इथाइल और हाइड्रोजन का रिपल्सन नेग्लिजिबल मानेंगे। अब यहाँ पे ये बात उठता है कि इथाइल तो बहुत बड़ा ग्रुप, तो रिपल्सन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा तब होता है जब बड़ा ग्रुप के साथ बड़ा ग्रुप के साथ रिपल्सन होता है, बड़ा ग्रुप का छोटा ग्रुप के साथ रिपल्सन बहुत कम। तो यहाँ पे इथाइल और हाइड्रोजन का रिपल्सन नेग्लिजिबल मानेंगे। तो यहाँ पे किसका रिपल्सन को नेग्लिजिबल माने, मिथाइल हाइड्रोजन का। किसका रिपल्सन को पकड़े, इथाइल मिथाइल का, मिथाइल मिथाइल का। यहाँ पे किसका रिपल्सन को पकड़े, मिथाइल मिथाइल का, मिथाइल मिथाइल का। अब आ जाइए ई में, ई में किसका रिपल्सन हो रहा है, ई में इथाइल का मिथाइल के साथ रिपल्सन हो रहा है, तो इथाइल मिथाइल का एक रिपल्सन पकड़े, और मिथाइल हाइड्रोजन का रिपल्सन, मिथाइल हाइड्रोजन का रिपल्सन, ये सब तो नेग्लिजिबल मानेंगे। तो देखिए इसमें हमको इथाइल मिथाइल का रिपल्सन दिखा, इसमें इथाइल मिथाइल का रिपल्सन नहीं दिखा। समझिए इथाइल सबसे बड़ा ग्रुप, उसके बाद बड़ा ग्रुप मिथाइल, तो बड़ा ग्रुप में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इथाइल मिथाइल का एक रिपल्सन मिला, यहाँ पे इथाइल मिथाइल का एक रिपल्सन मिला, इसमें इथाइल मिथाइल का रिपल्सन नहीं मिला है, इसमें इथाइल हाइड्रोजन का रिपल्सन मिला जो कम रिपल्सन। तो यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन, यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन, क्योंकि यहाँ पे इथाइल मिथाइल का रिपल्सन। तो ए और ई में ज़्यादा रिपल्सन, तो ए और ई में अगर ज़्यादा रिपल्सन, तो ए और ई का स्टेबिलिटी ए और ई का स्टेबिलिटी सी के स्टेबिलिटी से कम होगा। तो ये हमको अपने आप पता लग गया कि सी का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा ए और ई में, क्योंकि ए सी ई में कंपेयर करना था। हमको दिख गया ए और ई में रिपल्सन ज़्यादा है, ए और ई में ज़्यादा रिपल्सन है, तो ए और ई में ज़्यादा रिपल्सन होने के कारण से बचा सी, उसमें कम रिपल्सन अपने आप हो गया। सी को हमको कंपेयर करना ही नहीं पड़ा, ए ई के साथ काम किए कि सी अपने आप पता लग गया। क्योंकि ए ई में ज़्यादा रिपल्सन था तो ए ई का स्टेबिलिटी कम, ए ई का स्टेबिलिटी कम, तो ए ई अपने आप पीछे आ गया है, तो बचा सी, तो सी अपने आप आगे आ गया। ये ए ई का स्टेबिलिटी कम, तो ए ई अपने आप पीछे आ गया। अब ए और ई में कंपेयर कीजिए, ए में और ई में कंपेयर करेंगे, तो ए में हमको इथाइल मिथाइल का एक रिपल्सन, मिथाइल मिथाइल का एक रिपल्सन, तो यहाँ पे इथाइल मिथाइल का एक रिपल्सन और मिथाइल मिथाइल का भी एक रिपल्सन। तो देखिए इथाइल मिथाइल का एक रिपल्सन, मिथाइल मिथाइल का एक रिपल्सन यहाँ भी मिला, यहाँ भी इथाइल मिथाइल का रिपल्सन, मिथाइल मिथाइल का रिपल्सन। तो अब यहाँ पे दोनों रिपल्सन कॉमन मिल रहा है। उसके बाद क्या मिला हमको यहाँ पे, अब देखिए अब हमको यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन का रिपल्सन, मिथाइल हाइड्रोजन का रिपल्सन। तो शुरू में ये रिपल्सन को हम लोग नेग्लिजिबल माने थे, लेकिन चूंकि ए और ई में जितना रिपल्सन ए में भी है उतना रिपल्सन ई में भी है, तो ए और ई में दोनों रिपल्सन बराबर, चूंकि ए और ई में रिपल्सन बराबर, तो ए और ई में अब हमको काम करने के लिए कुछ नया फैक्टर तो खोजना पड़ेगा। तो वही नया फैक्टर हम लोग मिथाइल हाइड्रोजन की मदद से देख रहे हैं। तो ए में देखिए इथाइल मिथाइल का रिपल्सन, मिथाइल मिथाइल का रिपल्सन। यहाँ पे देखिए इथाइल मिथाइल का रिपल्सन, मिथाइल मिथाइल का रिपल्सन, किस में ज़्यादा रिपल्सन, दोनों में रिपल्सन बराबर, क्योंकि यहाँ भी इथाइल मिथाइल मिथाइल मिथाइल। उसके बाद क्या क्या बचा, यहाँ पे इथाइल हाइड्रोजन का बच रहा है, मिथाइल हाइड्रोजन का बच रहा है, मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए क्या बचा, यहाँ पे इथाइल हाइड्रोजन का रिपल्सन दिखा हमको, दूसरा रिपल्सन हमको दिख रहा है, दूसरा रिपल्सन हमको दिख रहा है, मिथाइल हाइड्रोजन का रिपल्सन दिख रहा है, मिथाइल हाइड्रोजन का रिपल्सन दिख रहा है। तो एक तो चीज़ गौर करके देखिए कि ए में जितना रिपल्सन है वही रिपल्सन ई में एकदम बराबर है। खुद से देखिए, जब कॉपी में इसको लिखे होंगे इस स्ट्रक्चर को, ए को और ई को, कॉपी में खुद से देखिए कि एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप, कोई भी दो ग्रुप को पकड़िए, तो यहाँ पे जितना रिपल्सन आपको मिलेगा उतना ही रिपल्सन इसमें मिलेगा, माने इसमें और इसमें एकदम बराबर रिपल्सन है। खुद से यहाँ पे देखिए इथाइल मिथाइल का एक रिपल्सन, मिथाइल मिथाइल का एक रिपल्सन, इथाइल मिथाइल का एक रिपल्सन, मिथाइल मिथाइल का एक रिपल्सन। उसके बाद मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन,
और इथाइल हाइड्रोजन, तो मिथाइल हाइड्रोजन का 3 रिपल्सन, इथाइल हाइड्रोजन का 1 रिपल्सन, मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन का 3 रिपल्सन, इथाइल हाइड्रोजन का 1 रिपल्सन। तो यहाँ पर भी जितना रिपल्सन वहाँ पर भी उतना रिपल्सन, तो दोनों में रिपल्सन बराबर, तो दोनों का स्टेबिलिटी बराबर हो जाएगा। तो देखिए ए और ई में हमको जो दिक्कत हो रहा था पता करने में कि ए और ई में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो हमको पता लग गया है ए और ई में दोनों का स्टेबिलिटी होगा बराबर। तो इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी का जब क्वेश्चन बनाया जाए, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमको ब्यूटेन ही दिया जाए और ब्यूटेन का ही कन्फर्मेशन ड्रॉ करने के लिए पूछा जाए, हमको कुछ नया मॉलिक्यूल भी दे सकता है। और जब नया मॉलिक्यूल दिया तो हम लोग ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे और उसके मदद से हम लोग इस तरह का बनाएंगे। और स्टेबिलिटी कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी में सबसे पहले हम लोग जो स्टैगर्ड है सबको मिला के उस सबका स्टेबिलिटी को स्टैगर्ड को एक साथ करेंगे और एक्लिप्स को एक साथ करेंगे। जो भी स्टैगर्ड होगा सबको स्टेबिलिटी में ज़्यादा रखेंगे और जो भी एक्लिप्स होगा सबको स्टेबिलिटी में कम रखेंगे। उसके बाद स्टैगर्ड में जो है उसके बीच में कंपेयर करेंगे, फिर एक्लिप्स में जो है उसके बीच में कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया जाए तो हम लोग काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको कुछ एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन डाल दिया गया है, जैसे क्वेश्चन डाला है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो देखिए ये एक्सेप्शन है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, ये हो गया ब्यूटेन, अब 2 पे भी मिथाइल और 3 पे भी मिथाइल, तो 1 2 3 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। देखिए ये वाला एडवांस्ड के लिए है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, जेईई मेन के लिए देखा जा सकता है, लेकिन जब बेसिक टॉपिक कवर हो जाए तो एक्स्ट्रा में इसे देख सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का हमें कन्फर्मर ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कर लेंगे, किसको 2 कार्बन पकड़े, कन्फर्मर बनाने के लिए फ्रंट और बैक कार्बन को सिलेक्ट करना है। फ्रंट और बैक कार्बन को मिडिल कार्बन को सिलेक्ट करेंगे, तो ये दोनों मिडिल कार्बन को सिलेक्ट कर लिए। इसको फ्रंट कार्बन मान लीजिए, इसको बैक कार्बन, या फिर इसको बैक कार्बन इसको फ्रंट कार्बन। तो हम लोग इसका कन्फर्मर ड्रॉ कर देते हैं। तो इसका कन्फर्मर हम लोग ड्रॉ कर दी, यहाँ पे रख दिए हैं हाइड्रोजन को, यहाँ पे रख दिए हैं CH3 को, यहाँ पे रख दिए हैं CH3 को, बाकी यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये हमने रख दिया है, तो ये हमारा कन्फर्मर बन गया। देखिए फ्रंट कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, फ्रंट कार्बन के साथ एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, तो 2 मिथाइल 1 हाइड्रोजन। इस यहाँ पे एक मिथाइल 1 हाइड्रोजन, माने फ्रंट कार्बन पर भी 2 मिथाइल 1 हाइड्रोजन, बैक कार्बन पर भी 2 मिथाइल 1 हाइड्रोजन। फ्रंट कार्बन पे 1 मिथाइल, दूसरा मिथाइल 1 हाइड्रोजन, बैक कार्बन पे 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन। तो ये बन गया हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कन्फर्मेशन बनाना है। तो बनाइए, इसका कन्फर्मेशन 60 डिग्री रोटेट कर देंगे। फ्रंट कार्बन पे जो जैसा था उसको वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे H को लिख दिए, यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3, अभी जो रोटेट हो गया H यहाँ पे आ जाएगा, CH3 यहाँ पे बन जाएगा और ये CH3 यहाँ पे बन गया। तो उसके बाद और 60 डिग्री रोटेट कर देंगे। तो देखिए ये तरह का स्ट्रक्चर हम लोग का बन जाएगा। तो यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3 और हाइड्रोजन यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। ये CH3 इस हाइड्रोजन के पीछे में भाग गया है, ये CH3 एक साथ आ गया है। इसका नया बना दीजिए, फिर से इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। हाइड्रोजन CH3 तीसरा और बना दीजिए। तब तक बनाना है जब तक रिपीट ना हो। और बना दीजिए। आपको ये भी चेक करते रहना है कि रिपीट हो गया या नहीं। तो देखिए हमने कितना बना लिया है, 6 बना लिया है। तो 6 बना में चेक कर लेंगे कि रिपीट हो गया कि नहीं। तो देखिए 6 जब बन जाता है तो ज़्यादा बनाने पे रिपीट होने का पॉसिबिलिटी होता है, उसे देख लेंगे हम लोग बाद में। अब हमको बस इसके साथ काम करना है। काम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या काम करना है हमें, हमको ये देखना है। देखिए ये वाला जो है 6th वाला हमने कन्फर्मेशन बनाया है। कन्फर्मेशन बनाने का सेम तरीका फॉलो किए हैं। फ्रंट कार्बन को फिक्स करके बैक कार्बन को रोटेट करते गए हैं। तो फ्रंट कार्बन को फिक्स करके बैक कार्बन को रोटेट कर दिए हैं, तो इतना हमको मिला। तो ये जो है ये रिपीट हो गया है, तो रिपीट हो गया है तो ये क्रॉस हो गया। तो मैंने हमको इसका 5 कन्फर्मेशन बना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां।
5 कन्फर्मेशन वाला सबका स्टेबिलिटी कंपेयर कीजिए। इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, सी बोल दिए, डी बोल दिए और ई बोल दिए। स्टेबिलिटी कंपैरिजन का रूल क्या है? सबसे पहले स्टैगर्ड को निकालिए, उसके बाद एंटी को निकालिए। स्टैगर्ड को निकालिए, एंटी को निकालिए। स्टैगर्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, एंटी का स्टेबिलिटी कम होगा। कौन सा है स्टैगर्ड? ये है हमारा एंटी, ये है एंटी और ये है स्टैगर्ड। तो ये हो गया हमारे पास एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड को खोजिए। ये है एक्लिप्स्ड, ये स्टैगर्ड, ये एक्लिप्स्ड, ये स्टैगर्ड और ये एक्लिप्स्ड। किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा? स्टैगर्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। बी स्टैगर्ड तो बी स्टैगर्ड, स्टैगर्ड डी स्टैगर्ड तो डी भी स्टैगर्ड, तो बी डी का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। किससे? ए से, सी से और ई से। बी और डी का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा ए से, सी से, ई से, क्योंकि बी डी स्टैगर्ड, ए सी ई सब एक्लिप्स। ए भी एक्लिप्स, सी भी एक्लिप्स, ई भी एक्लिप्स। अब इसमें समझिए कि किसको हम लोग पार्शियल एक्लिप्स बोलेंगे, किसको कंप्लीट एक्लिप्स बोलेंगे। देखिए यहाँ पर भी पार्शियल एक्लिप्स है, यहाँ पर भी पार्शियल, यहाँ पर कंप्लीट एक्लिप्स। तो देखिए हम लोगों को ए में काम करना है, सी में काम करना है, ई में काम करना है। ए सी ई का स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ए सी ई एक्लिप्स पोजीशन का स्टेबिलिटी कम। ए सी ई में कंपेयर कीजिए। ई में देखिए मिथाइल के पीछे मिथाइल, मिथाइल के पीछे मिथाइल, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। इसका माने ये हुआ सेम ग्रुप के पीछे में सेम ग्रुप। जब सेम ग्रुप के पीछे में सेम ग्रुप हो जाता है और ऑल आइडेंटिकल ग्रुप्स के पीछे में ऑल आइडेंटिकल ग्रुप, माने मिथाइल के पीछे मिथाइल, मिथाइल के पीछे मिथाइल, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, सेम ग्रुप के पीछे में सेम ग्रुप, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एक्लिप्स। तो ये हो गया कंप्लीट एक्लिप्स। यहाँ पे देखिए मिथाइल के पीछे में हाइड्रोजन, मिथाइल के पीछे में मिथाइल, मिथाइल के पीछे में हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सेम ग्रुप के पीछे में सेम ग्रुप नहीं है। एक मिथाइल के पीछे में एक मिथाइल है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल के पीछे में हाइड्रोजन, मिथाइल के पीछे में हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग पार्शियल एक्लिप्स बोलेंगे। इसको क्या बोल देंगे? इसको भी बोल देंगे पार्शियल एक्लिप्स। क्यों? मिथाइल के पीछे में हाइड्रोजन, मिथाइल के पीछे में हाइड्रोजन। अगर मिथाइल के पीछे में मिथाइल हो, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के पीछे में हाइड्रोजन हो, सेम ग्रुप के पीछे में सेम ग्रुप हो, तो अब उसको कंप्लीट एक्लिप्स बोला जाता है। तो ये पार्शियल एक्लिप्स। अब ए सी में कंपेयर कीजिए। ई का तो पता लग गया, ई कंप्लीट एक्लिप्स है। तो ई कंप्लीट एक्लिप्स है तो इसका स्टेबिलिटी सबसे कम, तो ई का स्टेबिलिटी सबसे कम। ए सी में कंपेयर करना है तो अब ए में रिपल्सन को चेक करेंगे। रिपल्सन के लिए क्या ध्यान देंगे? रूल क्या होता है? ग्रुप्स को पता कीजिए। हम लोग किस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ काम कर रहे हैं और मिथाइल ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। बस यही 2 ग्रुप है। यहाँ पे इथाइल ग्रुप नहीं है, तो किस ग्रुप का ज़्यादा प्रायोरिटी होगा? जो ग्रुप ज़्यादा बल्कि ग्रुप मिथाइल, तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा। मिथाइल के साथ रिपल्सन को चेक कीजिए। यहाँ पे मिथाइल मिथाइल का 1 रिपल्सन, मिथाइल हाइड्रोजन का 2 रिपल्सन। यहाँ पर देखिए मिथाइल मिथाइल का 1 रिपल्सन और मिथाइल हाइड्रोजन का 2 रिपल्सन। तो मिथाइल मिथाइल का 1 रिपल्सन, मिथाइल हाइड्रोजन का 2 रिपल्सन। यहाँ भी मिथाइल मिथाइल का 1 रिपल्सन, मिथाइल हाइड्रोजन का 2 रिपल्सन। तो हमको ये दिख गया कि ए और सी में जितना रिपल्सन ए में है उतना रिपल्सन सी में भी है। तो ए का स्टेबिलिटी सी के एकदम बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए में जितना रिपल्सन सी में भी उतना रिपल्सन। एक ये भी ध्यान दीजिए कि ए सी के साथ रिपीट हो गया स्ट्रक्चर, ए सी के साथ रिपीट हो गया, माने यहाँ पे जो 6 स्ट्रक्चर बनाए थे वो भी एक नया कन्फर्मर बनता। इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग यहाँ पे दूसरा चीज़ देखने वाले हैं। तो ए सी में हमको पता लग गया कि ए सी का स्टेबिलिटी सेम है, क्योंकि जितना रिपल्सन ए में भी सी में भी उतना रिपल्सन। अब बात करेंगे बी और डी में, और ई भी तो है हमारे पास। ई के साथ काम हो चुका है, ई के साथ हमारा काम हो चुका है, क्योंकि ई एकदम कंप्लीट एक्लिप्स था। तो ई के साथ हमारा काम कंप्लीट। अब काम करेंगे बी और डी में। तो ये है हमारे पास बी और ये है हमारे पास डी। बी डी में हमको काम करना है। तो देखिए बी है स्टैगर्ड फॉर्म और ये गॉस फॉर्म भी है, और ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है। लेकिन इन दोनों फॉर्म में कौन ज़्यादा, किसको गॉस फॉर्म बोला जाए और किसको हम लोग एंटी फॉर्म बोले? देखिए ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है। अगर इसको हम लोग अच्छे से ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ पे हम लोग का इस तरह से है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ भी एक मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये हमारा बी और डी। तो इस क्वेश्चन का करने का सबसे इम्पोर्टेंस बी और डी में है। देखिए बी डी में हमको क्या ध्यान में रखना है? देखिए बी डी में सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा गॉस फॉर्म है और कौन सा एंटी फॉर्म है। क्यों गॉस फॉर्म एंटी फॉर्म क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप के पीछे में दूसरा ग्रुप नहीं है, तो मैंने ये स्टैगर्ड और ये भी स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड हम लोग पढ़ते हैं
गॉस फॉर्म भी होता है, एंटी फॉर्म भी होता है। किसको गॉस बोले, किसको एंटी बोले। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है, ये CH3 के पीछा में ये CH3 एकदम अपोजिट, ये CH3 के पीछा में ये CH3 एकदम अपोजिट, ये हाइड्रोजन के पीछा में ये हाइड्रोजन एकदम अपोजिट, सब ग्रुप का अपोजिट, सब ग्रुप आइडेंटिकल। तो ये हमको एंटी फॉर्म लग रहा है। यहाँ पे चेक कीजिए तो यहाँ पे CH3 के पीछा में CH3 एकदम अपोजिट, लेकिन यहाँ पे CH3 के पीछे में हाइड्रोजन, CH3 के पीछे में हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग एंटी नहीं बोल सकते हैं। देखिए देखने में तो ये भी एंटी लग रहा था क्योंकि CH3 के पीछे में CH3 था, लेकिन इस CH3 के पीछे में हाइड्रोजन, इस CH3 के पीछे में हाइड्रोजन, सेम ग्रुप के पीछे में सेम ग्रुप नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट एंटी लग रहा है। क्यों? एकदम सिमेट्रिक है। देखिए हाइड्रोजन के पीछे में हाइड्रोजन, CH3 के पीछे में CH3, CH3 के पीछे में CH3। जब एकदम बल्कि ग्रुप के पीछे में एकदम 180 डिग्री के साथ बल्कि ग्रुप होता है तो उसी को एंटी बोलते हैं। तो इसको हम लोग करेक्ट एंटी बोल देंगे और इसको बोल देंगे हम लोग, ये बच गया तो ये हो गया गॉस फॉर्म। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एंटी फॉर्म और ये गॉस फॉर्म में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो रूल क्या बोलता है, किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, एंटी फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए गॉस फॉर्म से। लेकिन यहाँ पे एंटी फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए गॉस फॉर्म से। लेकिन अब हम देखेंगे गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी और एंटी फॉर्म का स्टेबिलिटी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। तो हमने बात किया था पहले कि कभी कभी कन्फर्मेशंस के कारण से बॉन्ड एंगल कभी कभी चेंज होते हैं। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन के कारण से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा चेंज होता है। अब बॉन्ड एंगल चेंज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जनरली जब कन्फर्मेशन हो तो कन्फर्मेशन के कारण से बॉन्ड एंगल कभी चेंज नहीं करता है, डायहेड्रल एंगल चेंज करता है। लेकिन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन में कन्फर्मेशन के कारण से बॉन्ड एंगल स्लाइटली चेंज करता है रिपल्सन के कारण से। किस ग्रुप में रिपल्सन होगा, ये मिथाइल और ये मिथाइल, इन दोनों ग्रुप में रिपल्सन, या ये मिथाइल में रिपल्सन के कारण से स्लाइटली बॉन्ड एंगल चेंज करता है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि गॉस फॉर्म और एंटी फॉर्म में स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो देखिए क्या है, रिपल्सन इंपॉर्टेंट है। रिपल्सन किसके बीच में लग रहा है रिपल्सन। तो देखिए ये CH3 और ये CH3, ये दोनों CH3 फ्रंट कार्बन से जुड़ा है। ध्यान दीजिए ये CH3 और ये CH3 दोनों फ्रंट कार्बन से जुड़ा है। फ्रंट कार्बन से कितना डिग्री एंगल बना रहा है दोनों CH3, 120 डिग्री एंगल बना रहा है। दोनों CH3 कितना, दोनों CH3 बल्कि ग्रुप में रिपल्सन होगा, दोनों बल्कि ग्रुप में रिपल्सन होगा। तो दोनों बल्कि ग्रुप किधर जाना चाहेगा, ये बल्कि ग्रुप, ये दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे को रिपल्स करेंगे तो दोनों ग्रुप अपने से दूर दूर भागना जाएगा। माने ये CH3 इस CH3 को, ये CH3 इस CH3 को इधर भेजेगा, ये CH3 इस CH3 को इधर भेजेगा। क्यों भेज रहा है, ये भी बल्कि ग्रुप, ये भी बल्कि ग्रुप, तो ये बल्कि ग्रुप इस बल्कि ग्रुप को इधर धक्का देगा और ये बल्कि ग्रुप इस बल्कि ग्रुप को इधर धक्का देगा। समझ रहे हैं, समझिए ये बल्कि ग्रुप, ये भी बल्कि ग्रुप, तो ये बल्कि ग्रुप इस बल्कि ग्रुप को साइज के कारण से इधर रिपेल करेगा और ये बल्कि ग्रुप इस बल्कि ग्रुप को साइज के कारण से इधर रिपेल करेगा। तो इधर रिपेल करना माने ये इधर चला जाएगा क्योंकि बॉन्ड इस तरह से जुड़ा है, बॉन्ड इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये इधर रिपेल कर रहा है, इधर रिपेल करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इधर रिपेल करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अब देखिए फ्रंट कार्बन के साथ तो दिख गया कि ये ग्रुप इधर भाग रहा है और ये ग्रुप इधर भाग रहा है। बैक कार्बन पे देखिए, बैक कार्बन पे जुड़ा है ये CH3 और ये CH3, ये दोनों CH3 के बीच में 120 डिग्री एंगल, ये दोनों CH3 एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये CH3 इसको इधर भेज देगा और ये CH3 इसको इधर भेज देगा। तो समझिए क्या हो रहा है, ये CH3 इस CH3 को रिपेल कर रहा है, रिपेल करना माने अपने से दूर भेजना, तो ये अपने से इधर भेज देगा। क्यों रिपेल करता है, खुद समझिए, जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक चार्ज इधर भाग जाएगा, दूसरा चार्ज इधर भाग जाएगा। तो ये रिपेल कर रहा है, ये इधर था, चूंकि ये ग्रुप इसको रिपेल करेगा तो ये इधर भाग जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड से जुड़ा है तो इसलिए रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, ये बॉन्ड से जुड़ा है तो रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में। तो हमको ये दिखा कि बॉन्ड में, सिस्टम में दो CH3, ये CH3, ये दोनों CH3 इस डायरेक्शन में चल रहे हैं और ये CH3 और ये CH3 इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। हमको क्या दिखा, ये दिखा ये CH3 इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये CH3 सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो उसके कारण से क्या होगा, ये दोनों CH3 इधर भाग जाएंगे और ये दोनों CH3 इधर भाग जाएंगे। तो हमको ये दिखा अभी तक। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, फ्रंट कार्बन पे कौन कौन सा CH3 जुड़ा है, फ्रंट कार्बन पे ये CH3 जुड़ा है और ये CH3 जुड़ा है। तो ये दोनों CH3 में रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण से ये CH3 इधर भागेगा और ये CH3 इधर भागेगा। जैसे वहाँ पे किए थे वैसे यहाँ पे देखिए, ये दोनों CH3 फ्रंट कार्बन से जुड़ा है, तो फ्रंट कार्बन से जुड़ा होने के कारण से ये CH3 इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा तो ये इधर भागेगा, ये इसको रिपेल करेगा तो ये इधर भागेगा।
अब बैक कार्बन पे जुड़ा है ये CH3, तो बैक कार्बन के CH3 में भी रिपल्सन है, ये CH3 इसको इधर रिपेल करेगा तो ये इधर भागेगा, ये CH3 इसको इधर रिपेल करेगा तो ये इधर भागेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें दो CH3, ये CH3 ऊपर जा रहा है तो ये CH3 नीचे आ रहा है, माने दो CH3 एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। यहाँ पे दो CH3 एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों CH3 इधर जा रहा है तो ये दोनों CH3 इधर जा रहा है, माने दोनों CH3 के बीच में दूरी बढ़ रहा है। अब दूरी बढ़ने के कारण से क्या होगा, चूंकि देखिए, चूंकि यहाँ पे दोनों CH3 एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो पास आने के कारण से रिपल्सन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कौन सा फॉर्म था, एंटी फॉर्म था, और ये था गॉस फॉर्म। स्टेबिलिटी ज़्यादा किसका होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है एंटी फॉर्म का, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन इसमें हमको क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि एक CH3 ऊपर जा रहा है तो दूसरा CH3 नीचे आ रहा है, माने एक CH3 को इधर तो दूसरा CH3 इधर, मानो दोनों CH3, फ्रंट कार्बन का CH3 ऊपर जा रहा है तो बैक कार्बन का CH3 नीचे आ रहा है, माने फ्रंट कार्बन का इसको CH3 पकड़िए तो ये ऊपर जा रहा है तो बैक कार्बन का CH3 नीचे आ रहा है, माने दोनों CH3 एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। यहाँ पे दो CH3 पास पास आते दिखा, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दो CH3 ऊपर भाग रहा है और बाकी ये दो CH3 इधर भाग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये और ये CH3 इधर इस डायरेक्शन में ऊपर भाग रहा है और ये दोनों CH3 भी इस डायरेक्शन में ऊपर भाग रहा है। तो यहाँ पे एरो देखिए, एक एरो इधर तो दूसरा एरो इधर, लेकिन यहाँ पे एरो देखिए, यहाँ पे एरो है, एक एरो इधर तो दूसरा एरो इधर। कौन सा एरो डिनोट कर रहा है कि दोनों ग्रुप एक पास में आ रहा है, एक एरो इधर तो दूसरा एरो इधर, इधर 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 इधर, तो यहाँ पे दोनों ग्रुप पास आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप इधर जा रहा है, दूसरा ग्रुप इधर जा रहा है, तो इधर जाने पे दोनों ग्रुप उतना जल्दी पास में नहीं आएगा, हो सकता है बाद में जाके पास में आ जाए, लेकिन बाद का बात नहीं कर रहे हैं, इसी इंस्टेंट का, इसी कन्फर्मेशन का बात कर रहे हैं। तो इस कन्फर्मेशन में ये दोनों CH3 इधर जाने का टेंडेंसी, ये दोनों CH3 इधर जाने का टेंडेंसी, तो ये दोनों CH3 दूर जाने का टेंडेंसी है। लेकिन यहाँ पे दोनों CH3 पास में आने का टेंडेंसी, ये दोनों CH3 पास में आएगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो ये गॉस फॉर्म, ये एंटी फॉर्म था, एंटी फॉर्म में रिपल्सन बढ़ गया, एंटी फॉर्म में रिपल्सन बढ़ गया, गॉस फॉर्म में रिपल्सन कम गया। क्यों, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों ग्रुप, देखिए एक ग्रुप इधर जा रहा है तो दूसरा ग्रुप इधर जाएगा, माने दोनों ग्रुप पास पास नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे दोनों ग्रुप पास में आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों ग्रुप पास में आ रहा है, तो ये गॉस एंटी फॉर्म में दोनों ग्रुप पास में आने के कारण से एंटी फॉर्म में बहुत ज़्यादा रिपल्सन, एंटी फॉर्म में बहुत ज़्यादा रिपल्सन, तो एंटी फॉर्म का स्टेबिलिटी घट जाएगा और गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो हमको बी और डी में कंपेयर करना था, तो बी फॉर्म था एंटी फॉर्म, तो एक रूल बोलता है कि एंटी फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन के हिसाब से गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है एंटी फॉर्म से। तो ये था एक्सेप्शन और ये है गलत, गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी हो गया एंटी फॉर्म से। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हुआ था, यहाँ पे बिना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के ही गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से ज़्यादा हुआ। रीज़न, रिपल्सन, रिपल्सन के कारण से दो CH3 गॉस फॉर्म में अपोजिट डायरेक्शन, गॉस फॉर्म में दो CH3 सेम डायरेक्शन में चलने लगे और एंटी फॉर्म में दो CH3 अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे। अपोजिट डायरेक्शन में चलने के कारण से दो CH3 पास पास आ गए एंटी फॉर्म में, दो CH3 पास पास आ गए एंटी फॉर्म में, तो दो CH3 में रिपल्सन बहुत बढ़ गया, दो CH3 में रिपल्सन बहुत बढ़ गया। तो दो CH3 का रिपल्सन के कारण से एंटी फॉर्म का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा घट गया और गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी बढ़ गया, ये हमको ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए हमको क्वेश्चन दिया जाए, जैसे मान लीजिए N प्रोपाइल क्लोराइड, N प्रोपाइल क्लोराइड, ये भी एक्सेप्शन होता है, इसका भी हम लोग बनाएंगे कन्फर्मेशन। पहले N प्रोपाइल क्लोराइड लिख लीजिए। प्रोपाइल क्लोराइड माने 3 मेंबर का रिंग, 3 रिंग नहीं 3 मेंबर का स्ट्रेट कार्बन चाहिए, तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, और यहाँ पे जोड़ दीजिए क्लोरीन को। अब किसके बीच में हमको बनाना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए किसके बीच में हम लोग बनाएंगे, सीधा जब क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये दोनों कार्बन के बीच में बना लीजिए कन्फर्मेशन। इसको फर्स्ट कार्बन मान लेंगे, इसको सेकंड कार्बन मान लेंगे, तो पहला हम लोग का कन्फर्मेशन इस तरह का बन जाएगा। तो हम लोग बना लिए हैं इस तरह का, यहाँ पे जोड़ दिए हैं CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन Cl हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, क्या हो गया, फ्रंट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक CH3, ये इसको फ्रंट कार्बन माने हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक CH3, तो फ्रंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एक CH3, बैक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो बैक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एक क्लोरीन। अब इसको घुमाइए तो कन्फर्मेशन बना दीजिए। बनाने का रूल क्या है, फ्रंट कार्बन को जैसा है वैसा ही रखिए। फ्रंट कार्बन को जब पहला कन्फर्मेशन जब बनाते हैं
उसके लिए कोई रूल नहीं होता है। हम लोग चाहे तो हाइड्रोजन को यहाँ भी रखें और CH3 को यहाँ भी रखें तो बात बराबर है। पहला कन्फर्मेशन जैसा मर्जी आए वैसा बना सकते हैं, उसके लिए कोई रूल नहीं है कि पहला यही होना पड़ेगा। पहला इसको भी बना सकते थे, तो पहला में कोई रूल नहीं होता है। लेकिन जब दूसरा बनाएंगे रूल है कि बैक वाले कार्बन को रोटेट करते जाइए। तो देखिए क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और बस बन गया हमारा ये सेकंड कन्फर्मेशन। थर्ड कन्फर्मेशन फिर से घुमाइए 60 डिग्री, फिर से 60 डिग्री घुमाने के कारण से ये हाइड्रोजन ये मिथाइल, ये क्लोरीन आ गया है यहाँ पर और हाइड्रोजन। तो देखिए इसका बस 3 ही कन्फर्मेशन बनता है। अब इसमें स्टेबिलिटी को कंपेयर कीजिए। स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, ये है स्टैगर्ड, ये एक्लिप्स्ड, ये स्टैगर्ड। तो ये हो गया A, ये B, ये C। स्टैगर्ड फॉर्म का स्टेबिलिटी ऑलवेज एक्लिप्स से ज़्यादा होगा, तो B का स्टेबिलिटी और सबसे कम होगा क्योंकि B एक्लिप्स्ड है और A और C में हमको कंपेयर करना है। AC में क्या बात है, देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है। देखिए यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ भी मिथाइल है और यहाँ भी क्लोरीन है। लेकिन मिथाइल क्लोरीन में होने के कारण से क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये एक्लिप्स फॉर्म हुआ तो इसका स्टेबिलिटी सबसे कम, ये मिथाइल और ये क्लोरीन का फॉर्म है। तो मिथाइल क्लोरीन फॉर्म में देखिए अब रिपल्सन किस में ज़्यादा होगा, यहाँ पे दोनों ग्रुप 180 डिग्री, तो 180 डिग्री तो एंटी फॉर्म, 60 डिग्री तो ये गॉस फॉर्म, तो ये हो गया गॉस फॉर्म, ये हो गया एंटी फॉर्म। स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होना चाहिए, एंटी फॉर्म का ज़्यादा स्टेबिलिटी होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन है कि इसमें गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। इसमें गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा होता है खुद समझिए। इसमें गॉस फॉर्म का इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है क्योंकि देखिए हमको ध्यान में रखना है कि ये एक्सेप्शन में N प्रोपाइल क्लोराइड में गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से ज़्यादा होता है। इसका एक्सेप्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।